नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गति के नियमों के बारे में। तो दोस्तों, हमने अभी जो फिजिक्स का एक रिसेंट जो हमारा वीडियो था वो था गति या मोशन, इसका पहला पार्ट था। और इसमें हमने जो चीजें डिस्कस थी वो थी, एक तो हमने टाइप ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने कुछ डेफिनेशंस लाइक वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की थी। एक्सेलरेशन को भी हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, अब हम इसके अलावा एक और चीज जो हमने डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन। इनके बारे में हमने इतना डिस्कशन किया था। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं गति के नियमों के बारे में। तो जो गति के नियम हैं, तो आपको पता होगा ये गति के नियम जो दिए गए थे, ये दिए गए थे न्यूटन के द्वारा। और इन्होंने 1867 में, 1867 ईस्वी में इन्होंने इनकी एक बुक पब्लिश की थी, प्रिंसिपिया, PRINCIPIA। तो प्रिंसिपिया में इन्होंने, न्यूटन ने अपने इन गति के नियमों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो हम बात करते हैं कि जो गति के 3 नियम हैं, और 3 नियम ही हम इनको अपने दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो हम देखते रहते हैं आसपास, जो हमारे होता रहता है, उन उन एग्जाम्पल्स को ही लेके हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति के प्रथम नियम की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम बात करेंगे कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है या एक सरल रेखा में एक समान की गति की अवस्था में है, तो वो अपनी उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। मतलब अगर वस्तु आपकी विराम अवस्था में है या वस्तु गति की अवस्था में है, तो जब तक उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो अपनी उसी अवस्था में बनी रहेगी। जैसे सीधी सीधी सी बात, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, तो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। अब वो गति की अवस्था उसकी गति की अवस्था भी हो सकती है और उसकी विराम की अवस्था भी हो सकती है। मतलब अगर वो रेस्ट में है, जैसे एक टेबल पर एक बुक रखी हुई है, आप उसको अगर एक छोटी उंगली से सरकाने की कोशिश करोगे तो आप उसको बहुत जल्दी नहीं सरका पाओगे, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। और अगर आप उस पर ज्यादा फोर्स लगाते हो तो वो एक बार में ही सरक जाएगी। लेकिन वो उस आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर, उस फोर्स का वो विरोध जरूर कर रही है, तभी तो हमें उसके ऊपर बल लगाना पड़ रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम एक कार को धक्का देते हैं, अगर एक व्यक्ति एक कार को धक्का देता है तो वो धक्का आसानी से दे सकता है। लेकिन अगर एक ट्रेन को एक व्यक्ति धक्का देता है तो वो धक्का आसानी से नहीं दे पाएगा, ट्रेन आगे नहीं खिसका पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसके पास पर्याप्त बल नहीं है। और इसके अलावा जो ट्रेन का डिब्बा है, वो ट्रेन चाहे डिब्बा हो चाहे ट्रेन का इंजन हो, वो उसका विरोध कर रही है, उसके ऊपर जो बल लगाया जा रहा है उसका वो विरोध कर रही है। तो ये था आपका गति का प्रथम नियम। और इसको अगर हम गुणात्मक रूप में देखें तो किसी वस्तु के ब्रह्म अवस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। तो ये जो जड़त्व होता है इसको बोलते हैं हम इनर्शिया। तो इनका जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया जो दिया था, ये दिया था गैलीलियो ने। और न्यूटन का जो प्रथम नियम था उसी को उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहा था। तो इसी यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो कुल मिला के अब यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय सीट के सापेक्ष हम तब तक ब्रह्म अवस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाया जाए। अब बस में आपने कई बार ट्रेवल किया होगा, तो बस में हम बिल्कुल ब्रह्म अवस्था में बैठे रहते हैं, लेकिन जैसी गाड़ी में ब्रेक लगता है तो हम आगे जो आगे वाली सीट होती है उससे टकराते टकराते बचते हैं, या कई बार हम टकरा जाते हैं। तो ये गति का जो पहला नियम है उसी का ये एग्जाम्पल है। और भी मैं आगे एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इनर्सिया के बारे में देख लेते हैं। तो जो इनर्सिया होता है वो 2 टाइप का होता है। जैसे
इनर्शिया है आपका, तो इनर्शिया दो टाइप का होगा आपका। तो एक को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक को बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब सीधा सीधा सी बात है कि जो इसको बोलेंगे हम विराम का जड़त्व, तो इसको बोलेंगे हम गति का जड़त्व। तो हम न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम इन दोनों से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब कोई चीज स्टेबल है और वो हिल नहीं रही है, मतलब गति नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ब्रह्म अवस्था में है तो वो ब्रह्म अवस्था में ही रहेगी। और इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से बोलें तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु की ब्रह्म अवस्था में स्वतः परिवर्तन की असमर्थता, मतलब अगर वो ब्रह्म अवस्था में है तो वो खुद से परिवर्तित नहीं होगी, तो उसकी इसी असमर्थता को इनर्शिया ऑफ रेस्ट या ब्रह्म का जड़त्व कहते हैं। जैसे एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है तो वो खुद खुद से नहीं मूव होगी, उसको मूव करने के लिए आपको कुछ फोर्स अप्लाई जरूर करना पड़ेगा। अब जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम एग्जांपल्स देखें इसके, जैसे आपने घास काटने वाली मशीन जरूर देखी होगी। तो जो घास काटने वाली मशीन होती है, तो जब उस मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो एकदम से उसमें उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार वो फिर जब अपनी गति में आ जाती है तो फिर उसमें ज्यादा बल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही एग्जाम्पल है आपका ब्राह्म के जड़त्व का। अगर उस पे जो इनिशियल, जैसे ही आपने उसको स्टार्ट किया, घास काटने वाली मशीन को जैसे ही आपने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने पे आपने अगर उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं किया, आपने उसको ज्यादा जोर से नहीं पकड़ा, तो वो छूट के आपसे, आपके हाथों से छूट के आगे भी जा सकती है, गिर सकती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गति में आ जाती है तो फिर उस पर ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, बस बहुत बहुत छोटे बल की ही आवश्यकता होती है फिर उसको मेंटेन करने के लिए। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी आप समझ सकते हो। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ को जब हम हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां टूट के गिर जाती हैं। इसका रीजन ये है कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो पत्तियां पहले से ही ब्रह्म अवस्था में रहती हैं, और ब्रह्म अवस्था में रहने के कारण जब हम उस पेड़ को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पत्तियां लगी हुई हैं, तो जब हम इस पेड़ को हिलाते हैं, मतलब इसका जो लोअर पोर्शन है ये हिलना शुरू होता है, लेकिन ये पोर्शन इसका ब्रह्म अवस्था में ही बना रहता है। तो जैसे ही हम इसको हिलाते हैं तो ये इसका विरोध करते हैं, विरोध करने के कारण फिर ये टूट के नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से जो पत्ते हैं पेड़ को हिलाने पे, चाहे पत्ते हो चाहे फल हो, वो पेड़ को गिराने से पेड़ की डाल से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल है। ये दोस्तों मैं आपको जो एग्जांपल्स बता रहा हूँ, इस तरीके के एग्जांपल्स आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और आपको एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे इसमें गति का कौन सा नियम लग रहा है, या आपसे गति का नियम का प्रथम इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। चार एग्जाम्पल आपके पास होंगे, आपको उसमें से एक टिक करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं जो फेमस फेमस जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे बता रहा हूं मैं। जैसे कंबल होता है, तो कंबल को जब भी हम एक छड़ी से पीटते हैं या डंडे से पीटते हैं तो जो धूल के कण होते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि धूल के कण ब्रह्म अवस्था में होते हैं और वो उस गति का, जो डंडे से हम उसको पीट रहे हैं उस गति का वो विरोध करते हैं। ऐसे ही अगर एक अगला जो एग्जांपल है, अगर एक कांच है, शीशा है, और शीशे को हम पत्थर से मारते हैं, बहुत जोर से हम पत्थर फेंकते हैं, तो वो शीशा, उस शीशे के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक बंदूक से इसको, बंदूक की गोली से इसको हम मारते हैं, तो बंदूक की गोली जो होती है वो बहुत तेज फोर्स से आती है, और इसी फोर्स के कारण उसमें से एक सिर्फ सुराख बना के या एक छेद बना के चली जाती है। लेकिन पत्थर से उसको पीटने पर उस शीशे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये भी आपका ब्राह्म का जड़त्व का, न्यूटन का गति का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कि एक इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है कि जब किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, जब हमने कोई भी बल नहीं लगाया है, उस स्थिति में किसी भी वस्तु के द्वारा गति की स्थिति में परिवर्तन कर पाने की असमर्थता, इसको बोलते हैं हम गति का जड़त्व। जैसे यहाँ पे ब्राह्म अवस्था में जो उसकी ब्राह्म अवस्था थी, उस ब्राह्म अवस्था मतलब ब्राह्म अवस्था में स्वतः परिवर्तन की जो असमर्थता थी उसको ब्राह्म का जड़त्व कह रहे थे, और यहाँ पे गति की अवस्था में उसमें परिवर्तन करना, उसकी असमर्थता को हम इनर्शिया ऑफ मोशन बोल रहे हैं। मतलब कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें, तो पहले ही एग्जांपल है कि जैसे अगर हम ट्रेन ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और ट्रेन, कई बार आपने देखा होगा ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से जब कोई कूदता है तो आगे की ओर
व्यक्ति जो भी व्यक्ति गिर कूदता है वो आगे की ओर गिर जाता है। तो एक तो इसका ये एग्जाम्पल होता है। इसलिए जब भी चलती हुई बस से हमें जब चलती बस से वैसे तो नहीं उतरना चाहिए, लेकिन अगर हम उतरते हैं, कभी इमरजेंसी में उतरना पड़े हमें चलती हुई बस से चाहे चलती हुई ट्रेन से, तो हमें आगे की तरफ दौड़ के उतरना चाहिए। मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उस डायरेक्शन में हमें थोड़ा सा दौड़ना चाहिए और उसी डायरेक्शन में हमें उतरना चाहिए। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में कूदने की कोशिश करोगे तो आप ट्रेन के नीचे आ जाओगे। ऐसे ही दूसरा अगर एग्जांपल देखें, आपने कई बार देखा होगा जो लंबी कूद के खिलाड़ी होते हैं, वो लंबी कूद करने से पहले, जैसे मान लो उन्हें इतना फासला लंबी कूद में तय करना है, तो उनको थोड़ी डिस्टेंस से दौड़ के आना पड़ता है, तब जाके वो इस कूद को पार कर पाते हैं। अगर वो यहीं से पार करने की कोशिश करें तो इतना फोर्स ही उनको नहीं मिल पाएगा, इतनी ताकत ही, स्ट्रेंथ ही नहीं मिल पाएगी कि वो इसको पार कर सकें। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये होते हैं आपके इनर्शिया ऑफ मोशन के। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे जड़त्व और द्रव्यमान की। इनर्शिया एंड मास, इनका क्या रिलेशन होता है। तो जो प्रत्येक वस्तु होती है वो अपनी गति की अवस्था में, चाहे वो भ्राम में हो चाहे गति में हो, उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। चाहे वह भ्राम अवस्था में हो या गतिशील, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, और वस्तु का यही गुण उसका जड़त्व कहलाता है। और जो भारी वस्तु होती है उनका जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे एक ट्रेन है, तो आपको ट्रेन को धक्का अगर देना है तो आप ट्रेन को धक्का नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आप एक छोटी सी कार को धक्का दे रहे हो, तो एक व्यक्ति एक कार को, थोड़ा सा ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए, वो इस कार को धक्का दे, तो कार को आराम से धक्का दे सकता है। लेकिन ट्रेन को आप धक्का, या ट्रेन के इंजन की अगर हम बात करें, केवल ट्रेन तो खैर बहुत बड़ी हो जाती है, तो ट्रेन के इंजन की हम बात करते हैं। ट्रेन के इंजन को अगर कोई व्यक्ति एक धक्का देता है तो वो धक्का नहीं दे पाएगा, उसको, ट्रेन को हिला तक नहीं पाएगा। लेकिन वो कार को, या किसी छोटी सी बाइक की हम बात करें या किसी छोटी वस्तु की बात करें, उसको वो हिला सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसका जो मास है वो ज्यादा है, इसका जो मास है वो कम है। तो कम मास अगर है तो उसमें हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज्यादा मास अगर है तो उसमें हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसी इसी से हमें ये चीज पता चलती है कि अगर जो कार है आपकी, उसमें अगर आप कार का मास कम होने के कारण ये अपने जड़त्व जो है उसका विरोध नहीं कर पाएगी, लेकिन ये ट्रेन अपने जड़त्व का विरोध, मतलब अपने जड़त्व का जो विरोध है वो नहीं कर पाएगी, लेकिन ये नहीं कर पाएगी। और कार जो है वो अपने जड़त्व का विरोध नहीं कर पाएगी। इसमें हम आराम से धक्का दे देंगे, इसमें हमें धक्का नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो ट्रेन का जड़त्व है, ट्रेन के इंजन का जो जड़त्व है, वो उसका विरोध कर रहा है। जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसका वो विरोध कर रही है। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कि जो भारी वस्तुएं हैं उनका जो जड़त्व है उसके द्रव्यमान से उसको नापा जाता है, मापा जाता है। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है वह उसका प्राकृतिक गुण है, जो उसकी भ्राम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। और इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो कुल मिला के हमें ये दोनों चीजों में ये डिफरेंस आपका होता है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं गति के द्वितीय नियम पे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती तो वो घायल नहीं होता है। दूसरा, अगर गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसको घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, लेकिन अगर 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर हो जाए तो वो रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति का मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इन सारे एग्जांपल से हमें एक चीज पता चलती है कि जो वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव है वो वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के ऊपर निर्भर करता है। मतलब वस्तु का मास क्या है, वस्तु की वेलोसिटी क्या है। जैसे हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक से गोली तो बहुत छोटी होती है, द्रव्यमान तो उसका बहुत कम होता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसी वेलोसिटी के कारण ही वो एक लंबी दूरी तय करती है और किसी की भी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इस चीज को हम बात करेंगे संवेग के माध्यम से। किसी वस्तु का संवेग p से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, p से, स्मॉल p से, और उसका जो संवेग होता है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। मतलब p इज इक्वल टू mv। और
अगर हम संवेग में बात करें तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब परिमाण भी होता है, और मतलब कोई वैल्यू इसकी होती है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू होगी है, और इसके अलावा इसके अंदर एक डायरेक्शन भी होती है, मतलब इसके अंदर एक दिशा भी होती है। तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, और इसकी दिशा क्या होती है? मास की तो कोई दिशा होती नहीं है। इसका मतलब अगर हम वेक्टर की बात करें तो P इज इक्वल टू मास इज स्केलर एंड v वेलोसिटी इज वेक्टर। तो इसकी जो दिशा होगी वो वही दिशा होगी जो इसकी वेलोसिटी की, वेग की जो दिशा होती है। और इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो ये m का जो मात्रक होगा वो बन जाएगा आपका किलोग्राम, और वेलोसिटी का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक, इसकी यूनिट बन जाएगी। क्योंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिभाषित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम गति के द्वितीय नियम की आगे बात कर रहे हैं तो गति का द्वितीय नियम हमें ये बताता है कि जो फोर्स होता है वो फोर्स वस्तु के मास और उसके एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब फोर्स इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये गति का द्वितीय नियम है, F इज इक्वल टू एम ए। मतलब ये इससे हमें पता चलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में समय समानुपातिक होती है। जैसे अगर हम ये दिया हुआ है हमारा F इज इक्वल टू P2 माइनस P1, मतलब डेल्टा P नीचे दिया हुआ है डेल्टा T। इसका मतलब क्या हुआ? P1 प्रारंभिक संवेग है, P2 फाइनल संवेग है, ये इनिशियल संवेग है, ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो संवेग परिवर्तन की दर हो गई, ये समय में परिवर्तन की दर हो गई है। तो जो संवेग होता है डेल्टा पी, ये प्रोपोर्शनल होता है आपका डेल्टा टी के, और इसी के साथ साथ ये प्रोपोर्शनल होगा एफ के। इस तरीके से ये है आपकी गति के द्वितीय नियम की कहानी। और इसको हम डेल्टा पी है आपका, तो डेल्टा पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम वी टू। ये P2 हो गया तो इसको हम MV2 लिख सकते हैं, इसको हम MV1 लिख सकते हैं, अपॉन इसको हम डेल्टा टी ही लिख सकते हैं या सिर्फ टी लिख सकते हैं। तो ये गति का आपका द्वितीय नियम हो जाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हम ये देख ही चुके हैं यहाँ पे, ये टेबल टेनिस खेलने के दौरान। और अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें तो जैसे एक नदी में एक नाव है, और उस नाव के इस कॉर्नर पे कोई व्यक्ति खड़ा है, और अगर ये नदी में कूदता है, अगर ये व्यक्ति नदी में कूदता है तो क्या होगा? ये जब व्यक्ति नदी में कूदेगा तो ये नाव यहां से अंदर की तरफ एंटर होगी, और अंदर की तरफ एंटर होने से इसके ऊपर थोड़ा सा एक फोर्स लगेगा जिससे ये पीछे की तरफ जाएगी। तो ये हमारा गति के द्वितीय नियम का या रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, हम जो संवेग यहाँ पे हम जो संवेग की बात कर रहे हैं वो आपका लीनियर मोमेंटम है। संवेग मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग दोनों बोलते हैं। तो ये इसका आपका एक और एग्जाम्पल बन जाएगा। बाकी बंदूक से जब भी गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में पीछे हटती है। तो इसलिए जो बंदूक चला रहा होता है वो अपने कंधे पर मजबूती से बंदूक को पकड़ता है, क्योंकि बंदूक गोली जैसे ही उससे निकलेगी तो वो बंदूक पीछे की तरफ आएगी, इसलिए कंधे से मजबूती से वो उसको पकड़ता है ताकि उसको चोट न लग जाए। तो ये थे आपके कुछ रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम के कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम बात करते हैं गति के तृतीय नियम की, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है और आप उसको एक थप्पड़ मारते हो, तो बदले में वो आपको दो थप्पड़ मार देता है। ये होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा तात्क्षणिक बल लगाया जाता है तो ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो ये तो इसके डेफिनेशन की बात हो गई। अब इसको समझने की बात क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। मतलब क्रिया मतलब हो गया आपका एक्शन। आपने एक एक्शन किया
तो उस एक्शन के अगेंस्ट एक रिएक्शन जरूर होगा। आपने अपने दोस्त को एक थप्पड़ मारा तो उसने आपको दो थप्पड़ मारे, तो ये क्या होगा? रिएक्शन होगा। आपने जो थप्पड़ मारा वो हो गया एक्शन, और उसने जो थप्पड़ आपको रिटर्न करके मारा वो हो गया रिएक्शन। तो जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा ताक्षणिक बल लगाया जाता है तो ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान, परिमाण में सदा मतलब उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। तो अगर आपका दोस्त को आपने एक थप्पड़ मारा है और वो भी अगर आपको एक थप्पड़ मारता है तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दिशा तो विपरीत होगी ही। और इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, मतलब एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। और ये बल कभी एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इस तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन सकता है कि इस दोनों बल एक ही वस्तु पर कभी भी कार्य नहीं करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब भी हम जमीन पर चलते हैं, फर्श पे जैसे हम चलते हैं, तो फर्श को हम अपने पंजों से पीछे की ओर धकेलते हैं तभी हम चल पाते हैं। तो अगर हम जमीन के ऊपर चल पा रहे हैं तो न्यूटन का तृतीय नियम ही है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है जिसके कारण हम चल पा रहे हैं। और एक और अच्छा अच्छा इसका एग्जांपल है, मेरे पास एक लकड़ी का बड़ा सा गत्ता है या लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है और मैं इसमें छेद कर रहा हूं। तो इसमें छेद अगर मुझे करना है एक किसी भी चीज से, अगर मैं इसमें इसके अंदर छेद करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले इस लकड़ी के गत्ते को अपने हाथों से जोर से पकड़ना होगा। अगर मैं इसको नहीं पकड़ूं तो मैं इसके अंदर छेद नहीं कर पाऊंगा। घोड़े, अगला एग्जांपल है, जो घोड़े होते हैं आपके, घोड़ा गाड़ी को खींच रहा होता है, तो घोड़ा गाड़ी को खींचते टाइम जमीन के ऊपर बल लगा रहा होता है, तब वो आ जाके आगे बढ़ पाता है। बंदूक की गोली चलाने पर पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो ये भी आपका एक प्रतिक्रिया बल ही है जो बंदूक आपके ऊपर लगा रही है, तभी उसको हम कंधों से पकड़ते हैं। तो ये आपका रेखीय संवेग का भी एग्जाम्पल है और ये आपका इसका भी एग्जाम्पल है, तृतीय नियम का भी है। और एक नाव से अगर आप कूद रहे हो तो नाव पीछे की तरफ जा रही है, तो आप जब इसके ऊपर कूदोगे तो आप ऐसे नहीं कूद जाओगे, सबसे पहले आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे। आपको बाहर निकलना है तो सबसे पहले आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे जो नाव को अंदर की ओर धकेलेगी और पानी के अंदर की ओर धकेलेगी, फिर ये नाव आपकी पीछे जाएगी। तो इस तरीके से एक्शन और रिएक्शन दोनों हो गए। इसके अलावा जो रॉकेट छोड़े जाते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये थे आपके गति के 3 नियम। अब हम बात करते हैं इन गति का जो दूसरा नियम है और जो गति का तीसरा नियम है, इन दोनों नियमों को अगर हम कंबाइन कर दें तो एक नया नियम बन के आता है, जिसको नियम नहीं है एक्चुअली, हम लेकिन नियम बोलते हैं उसको। ये है आपका संवेग संरक्षण का नियम, मतलब कन्वर्जन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम, इसको बोलते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम। तो इन गति के जो दूसरा नियम है और गति का जो तीसरा नियम है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद एक बनता है। तो इसके अनुसार क्या होता है, ये इनका कहना है कि जब एक या एक से अधिक वस्तुओं का एक सिस्टम है तो उस पर जब कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, जैसे बहुत सारी वस्तुएं, 4-5 वस्तुएं हैं, उनके ऊपर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब संरक्षित रहता है। और अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि मेरे पास एक बॉल है जिसका मास है m, एक दूसरी बॉल है जिसका मास भी है m, दोनों सेम मास है दोनों का, और दोनों एक ही वेलोसिटी से, मान लो v1 वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों टकरा जाएंगी। तो जब ये दोनों टकराती हैं तो उस केस में, अभी अगर हम बात करें कि इसका जो है वो mv1 है, इसका जो संवेग है वो mv1 है, और टोटल अगर सिस्टम के संवेग की बात करें तो टोटल इनका जो संवेग है वो नियत है, कांस्टेंट है। और इसके बाद जब ये टकराती हैं तो टकराने के बाद भी इनका जो संवेग है वो संरक्षित रहता है, नियत रहता है, क्योंकि पहले अगर इन दोनों के संवेग की बात करें तो ये mv1 और इसका भी mv1, तो टोटल संवेग
हो गया इसका 0। जब ये टकराती हैं तो टकराने के बाद ये दोनों बॉल रुक जाएंगी। तो रुकने के बाद दोनों सेम मास है और वेलोसिटी भी दोनों की 0 हो गई, तो इनका संवेग क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद ये फिर से 0 हो जाएगा इसका संवेग। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो सिस्टम है उसका टोटल जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है या संरक्षित रहता है। और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है आपका रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन मतलब रॉकेट का जो प्रणोदन है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट प्रोपल्सन। तो जब भी रॉकेट को छोड़ा जाता है तो उसके अंदर जो ईंधन होता है, तो उस ईंधन में जब उस ईंधन का जब दहन होता है तो उससे गैसें बाहर निकलती हैं, और वो गैसें इतने फोर्स से बाहर निकाली जाती हैं कि जो एक्शन हो रहा है उन गैसों के कारण उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन ये होता है कि रॉकेट आपका ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ये इसका आपका प्रिंसिपल होता है। और दूसरी चीज, रॉकेट हवा में है तो हवा में आगे क्यों बढ़ रहा है वो, तो उसके पीछे भी यही रीजन है कि जो गैसें हैं वो गैसें बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो वो रॉकेट को आगे की तरफ लेके जा रही हैं। तो संवेग संरक्षण या गति के तृतीय नियम पे ये आपका काम करता है। तो अगर गति का थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता, संवेग संरक्षण नहीं होता, तो आज रॉकेट प्रोपल्शन भी नहीं होता। तो ये थे आपके गति के तीनों नियम। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन दोस्तों, हमने अपने जीवन में कई बार ये चीज देखी होगी कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है तोप का। इस तोप में से जब भी गोला छोड़ा जाता है तो ये गोला इस तरीके से जाता है। सबसे पहले तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और फिर इस डायरेक्शन में ये नीचे आता जाता है और एक टाइम पे ये जमीन पे आके गिर जाएगा। मतलब ये एक जो इसका जो पाथ है एक पैराबोलिक पाथ बनेगा। पैराबोलिक पाथ मतलब परवलयाकार पाथ। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, अगर हम उसकी बात करें कि जब किसी भी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हम बात करेंगे, हम उसको जब एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ के हम किसी भी डायरेक्शन में उसको फेंक दें, किसी भी डायरेक्शन में हम उसको फेंक दें, बस सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम उसको वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वो नीचे इस तरीके से ही वर्टिकल डायरेक्शन में ही वापस आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको इस वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में जब भी हम इसको फेंकते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन बनता है, तो उस गुरुत्वीय त्वरण के कारण एक हॉरिजॉन्टल, अगर हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका गोले का या हम अगर कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसका जो पथ होता है वो इस तरीके से बनता है। मतलब इस पैराबोलिक पथ पे ये गति करेगा और इस तरीके की जो गति होती है इस गति को बोलते हैं हम प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाती है ऊर्ध्वाधर तल में, मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तो उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। पिंड की यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। एक समान वेग से क्षैतिज गति तथा समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर गति का परिणाम है। अब इसमें हम दो तीन फॉर्मूलों की बात करेंगे। कई बार ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइम ऑफ, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स हम पहले देख लेते हैं। जैसे एक रॉकेट है, रॉकेट आपने छोड़ दिया, अब मान लो ऊपर जाके रॉकेट का जो ईंधन है वो खत्म हो गया, वो रॉकेट इस डायरेक्शन में जा रहा था और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके उसका ईंधन खत्म हो गया। तो ईंधन खत्म होने के बाद रॉकेट इस तरीके से फिर आपका नीचे आएगा, मतलब ये पैराबोला बनाता हुआ एक नीचे आएगा। तो एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया। हवाई जहाज है, कोई एरोप्लेन से बम गिराया जा रहा है तो वो बम जो ट्रेवल करेगा वो इसी प्रक्षेप गति से, प्रोजेक्टाइल मोशन से ही गति करेगा। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं। हम छत पे खड़े होकर कोई पत्थर इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फेंकेंगे तो वो पत्थर की जो गति होगी पहले तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, फिर एक टाइम के बाद फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं जैसे उड्डयन काल या जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने कोई पत्थर फेंका तो उस पत्थर को हमने फेंका और वो पृथ्वी पर कितनी देर बाद गिरा,
इसको बोलते हैं, इनके जो बीच के समय पर होता है पिंड को फेंकने तथा उसके वापस पृथ्वी पर गिरने तक के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। उसको कितना टाइम वो, आप ऐसे सोच सकते हो कि कितना टाइम वो हवा में रहा, इस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे ही इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। साइन थीटा, थीटा यहाँ पे ए वाला एंगल है जिस एंगल से हम उसको फेंक रहे हैं। अब ये u जो हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा उसका इनिशियल मोशन, g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसके बाद हम बात करते हैं परास या रेंज की। तो उसकी रेंज क्या है? रेंज ये है, अगर हमने यहां से पत्थर फेंका है और वो यहां जाके गिरा है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे रेंज। कितनी क्षैतिज दूरी वो तय कर रहा है इसको हम बोलेंगे रेंज। और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसके अलावा इसमें एक और फैक्टर आता है, उस फैक्टर को बोलते हैं हम प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम यहां से अगर कोई पत्थर फेंक रहे हैं तो एक मैक्सिमम हाइट सबसे पहले अचीव करेगा, और इस मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद अगर हम देखेंगे कि यहां पर इसका जो जिसको हम बोल सकते हैं कि इसका जो वेग है इस डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे पहुंच के जीरो हो जाएगी। पहले जब हमने इसको यहाँ से फेंका तो कुछ ना कुछ वर्टिकल वेग था, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आने पे के बाद इसका जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो जीरो हो गई है। उसके बाद फिर ये नीचे आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, फिर ये नीचे आता जाएगा। तो एक पॉइंट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी है पिंड की वो कितनी होगी, तो ये आपकी जीरो हो जाएगी। अगर मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज अगर हम देखें कि ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल एंगल या प्रक्षेपण कोण। अब यहाँ पर अगर हम थीटा इज इक्वल टू ले लें 45, तो इस पे रेंज क्या होगी? तो थीटा इज इक्वल टू अगर हम 45 लेते हैं तो यहाँ पे साइन 2 थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री बन जाएगा 1, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी ए उसका मैक्सिमम रेंज होगा। अगर हम किसी भी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे थीटा, जैसा हमने 45 लिया है, अगर हम 90 माइनस थीटा ले लें तो 90 माइनस थीटा भी क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा। तो इन दोनों पे, चाहे हम थीटा की बात करें चाहे हम 90 माइनस थीटा की बात करें, इन दोनों पे ही जो रेंज होगी वो एक समान होगी। मतलब आर 45, क्योंकि ये तो बात वही है, अगर थीटा 45 अगर आप ले रहे हो और यहाँ पे 90 माइनस थीटा ले रहे हो तो 90 माइनस 45 ही हो जाएगा आपका। तो दोनों पे रेंज क्या रहेगी आपकी? एक ही जैसी रहेगी। थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों आपके उस पे जो रेंज आएगी वो दोनों एक जैसी ही होंगी। तो इस तरीके से आपकी एक तरीके की गति ये भी बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक वृत्तीय पथ के साथ साथ किसी पिंड की गति वृत्तीय गति कहलाती है। इसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वृत्तीय गति के दौरान किसी निश्चित बिंदु पर गति की दिशा को उस बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर जाना जाता है। जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे हमें मोशन का पता करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसी से हमें इसकी डायरेक्शन पता चलेगी। नहीं तो हमें इस पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी, तो उसके लिए हमें टेंजेंट ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस टेंजेंट को या स्पर्श रेखा को डालकर ही हम उसकी दिशा के बारे में पता कर सकते हैं। और इसकी जो गति है तो इसको हम एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके थे कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य को इर्द गिर्द पृथ्वी वृत्तीय पथ पर चक्कर काटते हैं। तो ये उसका एक और मतलब ये उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा एक और अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एक मजबूत धागे से बंधा पत्थर जब घुमाया जाता है तो वह पत्थर की वृत्तीय गति को संकेतित
करता है। और वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए वस्तु को अपनी दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखोगे, आप पत्थर अगर आपका इस पॉइंट पे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर इस पॉइंट पे है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। मतलब सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी जो दिशा होगी वो अलग अलग होगी। इसलिए हम कहते हैं कि वृत्त में एक समान चाल से चल रही वस्तु की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु वस्तु की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। अगर इसकी मतलब गति में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मोशन तो इसका वही रहेगा अगर उसको हमने कांस्टेंट अगर रखा हुआ है तो, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बदल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण अचल रहता है, मतलब वेग का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और वेग की दिशा हर बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्कल में अगर हम कोई पिंड एक सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ होगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको आंसर आपको देना पड़ेगा कि स्पर्श रेखा की दिशा में। तो इस तरीके से ये थी आपकी एक समान वृत्तीय गति। इसके बाद हम देखते हैं कोणीय वेग। तो कोणीय वेग को समझने से पहले हम सबसे पहले कोणीय विस्थापन को समझ लेते हैं। तो कोणीय विस्थापन को हम समझते हैं तो यहाँ पे हम एक डायमीटर ले लेते हैं, और ये पॉइंट हो गया सपोज आपका P, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं सपोज हम T2, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया T1, और ये जो एंगल है इसको लेते हैं हम θ1, और ये जो बड़ा जो एंगल है इसको लेते हैं हम θ2। तो इन दोनों की हम बात कर रहे हैं T1 और T2 की। तो कोई वस्तु इस T1 पॉइंट से T2 पॉइंट तक पहुंची है, तो इसका जो एंगल होगा वो एंगल हो जाएगा θ2 माइनस θ1। मतलब इस पर्टिकुलर एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये एंगल बन जाएगा आपका ओवरऑल एंगल θ2 है, और ये वाला एंगल θ1 है, तो θ2 माइनस θ1। तो ये क्या बन गई, इसकी रेडियस। तो इसका जो रेडियस का वेक्टर है वो रेडियस का वेक्टर दो पॉइंट पे T1 पे और T2 पे जो एंगल बना रहा है, इनका जो डिफरेंस होता है θ2 माइनस θ1, इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन, और ये एक सदिश राशि है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कोणीय वेग की। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा आपका, कोणीय विस्थापन अपॉन समय, मतलब थीटा बाय टी। थीटा क्या हो जाएगा आपका θ2 माइनस θ1, मतलब कोणीय विस्थापन की जो दर है वो डिवाइडेड बाय टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है ये होती है आपकी रेडियन में। और कोणीय विस्थापन गतिशील वस्तु को वृत्त के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा द्वारा कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन को रेडियन मात्रकों में मापा जाता है। और कोणीय त्वरण, अगर ऐसे ही सेम आपका कोणीय त्वरण होगा, कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की जो दर है उसको हम कह रहे हैं कोणीय वेग, और कोणीय वेग की जो परिवर्तन की दर है उसको बोल रहे हैं हम कोणीय त्वरण। तो यहाँ पे सिर्फ दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बस एक एंगल एसोसिएट हो गया है। नॉर्मल अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये बस एक एंगल असाइन हो गया है। यहाँ पे जो मोशन है वो आपका एक एंगल के फॉर्म में है, और जो वेलोसिटी के टाइम पे जो मोशन था वो एक लीनियर मोशन है। तो इस तरीके से कोणीय त्वरण का जो मात्रक है वो बन जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इस कोणीय वेग का जो मात्रक बन जाएगा वो बन जाएगा रेडियन पर सेकंड, और कोणीय विस्थापन का जो मात्रक बन जाएगा वो बन जाएगा सिर्फ आपका रेडियन। तो रेडियन पर सेकंड एंड रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ही जैसा हमारा डिस्प्लेसमेंट का था मीटर, और वेलोसिटी का हो गया था मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का हो गया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही इनमें आपस में डिफरेंस है। तो ये था आपका कोणीय त्वरण। इसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का, अभिकेंद्र त्वरण के बारे में। तो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण की चाल अचर होते हुए भी उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अर्थात उसका जो वेग है वो निरंतर बदलता रहेगा, अतः वृत्तीय गति में त्वरण रहता है। उस त्वरण की दिशा सदैव उस वृत्त के केंद्र की ओर रहती है, और इसे अभिकेंद्र त्वरण करते हैं। चलिए डेफिनेशन को तो छोड़िए, डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने एक रस्सी में पत्थर बांधा हुआ है और मैं इसको अपने चारों तरफ
घुमा रहा हूँ, इस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, सेंटर पे ही बन जाऊंगा मैं, और इस रस्सी पे मैंने ये पत्थर बांधा हुआ है, ये रस्सी है, और इस रस्सी को मैं अपने चारों तरफ घुमा रहा हूं। तो ये जो पत्थर इसके अंदर बन रहा है, तो इसमें एक केंद्र की तरफ केंद्र की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स इस पत्थर को वहां पे मेंटेन किए होगा। अब अगर हम यहाँ पे ये चीज देखें कि ये जो फोर्स बन रहा है क्यों बन रहा है, तो ये फोर्स बन रहा है इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है, उस टेंशन के कारण, जो तनाव है इसके अंदर, उस तनाव के कारण ये फोर्स बन रहा है। और ये फोर्स हम कोई भी एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो वहां पे ये फोर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। अगर ये फोर्स वहां पे नहीं हो तो इस तरीके से ये मोशन हो ही नहीं सकता है। अब जैसे मान लो क्या हुआ कि अगर मान लो हम इसको घुमा रहे हैं अपने चारों तरफ, और एकदम से ये रस्सी टूट जाए, या रस्सी टूट जाए, ये पत्थर यहां से छूट जाए, तो ये पत्थर जहां पे भी, जैसे मान लो इस पॉइंट पे ये छूटा, तो ये पत्थर इस डायरेक्शन में, इसकी स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में छूट के आगे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये जो बल इसके केंद्र की तरफ लग रहा था, जो इसकी टेंशन के कारण, अब ये पत्थर टूटने के कारण इसका जो रस्सी जो थी उसकी टेंशन खत्म हो गई। उसकी टेंशन खत्म होने के साथ साथ ये पत्थर वहां से छोड़ के स्पर्श रेखा की दिशा में आगे चला जाएगा। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें कि जैसे जैसे आपका सूरज होता है, तो सूरज के चारों तरफ अगर पृथ्वी घूम रही है या दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं, जैसे ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स लग रहा है इनका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल ही एक अभिकेंद्रीय बल इनको प्रदान करता है। ऐसे ही कोई मोड़ है, उस मोड़ पे कोई ट्रेन जा रही है या कोई कार जा रही है, तो वहां पे भी सेंटर की तरफ एक बल लगता है, जो बल लगता है घर्षण के कारण। तो मतलब घर्षण ही एक अभिकेंद्रीय बल इसको प्रोवाइड करता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे दो वर्ड एक जैसे हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, तो इन दोनों वर्ड को याद रखना पड़ेगा आपको। तो सेंट्रीपिटल में आप, सेंट्रीपेट है आपका, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो पेट, और पेट बॉडी में कहाँ होता है? बीचों बीच होता है, मतलब ये सेंटर की तरफ लगेगा आपका। और सेंट्रीफ्यूगल तो आपको फिर याद हो ही जाएगा। और इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय बल। तो जब भी कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है, तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अतः जहां F बल, M वृत्तीय गति करती हुई वस्तु का द्रव्यमान, V वेग तथा R त्रिज्या है। तो अगर हम इस पे इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में फॉर्मुलेट करें अगर हम इसको, तो अभिकेंद्र बल जो होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V हो जाएगा उसका वेग, R उसकी हो जाएगी रेडियस, और M हो जाएगा उसका मास। तो इसका जो एक्सेलरेशन बनेगा, देखो चूंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए, तो इसका जो त्वरण बनेगा वो बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल फोर्स जो बनेगा वो बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अभिकेंद्र बल का यही फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इस बल का एक प्रतिक्रिया बल, मतलब अभिकेंद्रीय बल का एक प्रतिक्रिया बल जो होगा, जो कि परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, परंतु इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होगी। तो जब भी हम यहाँ पे जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके इस डायरेक्शन में भी एक उतना ही फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी जो दिशा होती है वो केंद्र से बाहर की ओर होती है, और इस प्रतिक्रिया बल को ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय हो गया आपका सेंट्रीपिटल, और अपकेंद्रीय बल हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे ये सेंट्रल लिखा है, ये सेंट्रीपिटल है, ये लिख नहीं पाया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे हम सर्कस में देखते हैं, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उसमें मोटरसाइकिल सवार दीवार द्वारा अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर लगाता है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल सवार द्वारा दीवार पर बाहर की ओर दीवार पर लगाया जाता है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल है कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है, वो इसी पे काम करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है, वो भी इसी बल पे काम करती है। तो ये इसके इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यही यहाँ से क्वेश्चंस बनते, तो इन पे आप थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। तो दोस्तों ये था आपका मोशन का पार्ट 2। इसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपके लिए आगे अब वीडियो लेके आऊंगा। और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों,
शेयर करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और वीडियो को इनको मेरे जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।